नमस्कार। आज की वीडियो तासिका में हम वागर्थ जो भारतीय भाषा परिषद की मासिक साहित्यिक पत्रिका है, उस पत्रिका में जो संपादकीय प्रकाशित हुआ था, उस संपादकीय पर हम चर्चा करेंगे। यह संपादकीय वागर्थ के अंक 24 में मार्च 1997 के अंक में प्रकाशित हुआ था और इसका शीर्षक था सिर्फ शोक गीत नहीं। तो इस संपादकीय पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वागर्थ का मुखपृष्ठ है, जो आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं, जहाँ आप देख रहे हैं कि किसी मजदूर का जो है यहाँ चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दूसरा पृष्ठ है वागर्थ का, जहाँ पर पूरा क्रम दिया गया है कि इस अंक में कौन कौन सी रचनाएं वगैरह समाहित हैं। ये जिस पर हमें चर्चा करनी है, यह वह संपादकीय है जिस पर हमें चर्चा करनी है विस्तृत रूप से। संपादकीय प्रभाकर श्रोत्रिय जी ने लिखा है, जो वागर्थ के संपादक थे, और संपादकीय का शीर्षक है सिर्फ शोक गीत नहीं। ये 4 पृष्ठों वाला ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, इसके पश्चात ये तीसरा पृष्ठ है और ये अंतिम पृष्ठ संपादकीय का है। प्रभाकर श्रोत्रिय जी इसके प्रमुख संपादक हैं और उनके द्वारा ही यह संपादकीय लिखा गया है। तो आइए चलते हैं, हम विस्तृत चर्चा करते हैं संपादकीय पर। वागर्थ जो भारतीय भाषा परिषद द्वारा जिस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, वह मासिक साहित्य पत्रिका है वागर्थ। अंक है 24। मार्च 1997 में यह अंक जो है प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक थे प्रभाकर श्रोत्रिय। तो इस पत्रिका में जो संपादकीय छपकर आया था, सिर्फ शोक गीत नहीं, इसकी कुछ सामान्य विशेषताओं पर आज की इस तासिका में हम चर्चा करेंगे। वागर्थ मासिक साहित्यिक पत्रिका है जिसमें हर महीने कहानी, आलेख, लेख, संस्मरण, कविता, गजल आदि साहित्य की जो विधाएं होती है, उन विधाओं का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका के इस अंक के जो संपादक थे वह प्रभाकर श्रोत्रिय जी थे। प्रस्तुत अंक का संपादन भी प्रभाकर श्रोत्रिय जी ने ही किया है और इस अंक का संपादकीय भी उन्होंने ही लिखा है। इस संपादकीय का शीर्षक है सिर्फ शोक गीत नहीं। 29 जनवरी 1997 में भारत का सबसे बड़ा पुस्तक मेला पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इस मेले के चौथे दिन ही एक दुर्घटना घटित हुई। पुस्तक मेले को आग लग गई और जिसमें सारी पुस्तकें जलकर खाक हो गई। संपादकीय लेखक ने इसी दुर्घटना के आधार पर यह संपादकीय लिखा है, सिर्फ शोक गीत नहीं। संपादकीय के पहले परिच्छेद में लेखक ने आग की वारदात का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब पुस्तक मेले को आग लग गई, तब चंद मिनटों में ही सारा प्रांगण आग की लपटों में डूब गया। सब तरफ कोलाहल और भगदड़ मच गई
और इस बीच एक बूढ़ा व्यक्ति जो पुस्तक प्रेमी था, अपने प्राण और पुस्तक बचाने की दोहरी व्याकुलता में भाग रहा था और अंततः उसकी पुस्तक छूट गई। जब सारा पुस्तक मेला जलकर खाक हुआ, तब आग बुझाने के लिए दमकलें आकर खड़ी हो गई। दमकले का अर्थ होता है वह अग्निशमन करने वाली जो गाड़ियां होती है, वो दमकले उसे कहा जाता है। अगली विशेषता है, प्रभाकर श्रोत्रिय जी एक संवेदनशील रचनाकार थे। इस आग की घटना को भी वह उतनी ही संवेदनशीलता से देखते हैं। साहित्यकार की संवेदनशीलता अपनी आंखों के सामने पुस्तकों को जलते हुए देखकर तार तार हो गई थी। उन्हें बहुत दुख हुआ था, वो शोक सागर में जो है डूब गए थे। संपादकीय में वह अपनी दुख और दर्द भरी मानसिकता को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि एक जंगल जो अपनी सार्थकता की पराकाष्ठा में सज धज कर महानगर में आया था, दावाग्नि की भेंट चढ़ गया। इसका अर्थ यह है कि जंगल की लकड़ी से कागज बनता है और उसी कागज के जरिए लेखक अपनी बात समाज तक पहुंचाता है। इस तरह से एक जंगल सार्थकता का रूप ग्रहण करता है और यह सार्थकता उसे पुस्तक के रूप में प्राप्त होती है और यही पुस्तक के रूप में वह सज धज कर पाठकों तक पहुंचता है। इसलिए लेखक पुस्तकों को देखते हुए, पुस्तकों को जलते हुए देखकर यह नहीं कहता कि पुस्तक जल रहे हैं, उसकी दृष्टि से जंगल जल रहा है, जिस जंगल ने सार्थकता प्राप्त की थी, जो जंगल सज धज कर महानगर में उपस्थित हुआ था, वह जलकर खाक हो गया है। संपादकीय लेखक की दृष्टि से यह सार्थकता से युक्त जंगल मतलब पुस्तक की दावाग्नि मतलब आग की भेंट चढ़ गया। दावाग्नि मतलब जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं, तो दावाग्नि कहते हैं। तो वह पुस्तक ही जो है दावाग्नि की भेंट चढ़ गया। इसका अर्थ पूरा जंगल जलकर खाक हो गया। लेखक पुस्तकों को ज्ञान का भंडार कहते हैं, इसीलिए वे लिखते हैं कि साहित्यकारों ने घंटों दिनों पूरे पूरे जीवन भर जो सृजन किया, नई सृष्टि रचने का जो यज्ञ उन्होंने किया था, वह आंखों के सामने धूं धूं जलते हुए अनस्तित्व में बदल गया, नष्ट हो गया। आप जानते हैं कि साहित्यकार, कोई कहानीकार हो, कोई उपन्यासकार हो, कोई नाटककार हो, एक घंटे में कोई एक आध कवि कविता लिखता है तो 10-10, 12-12 साल तक कोई लेखक जो है उपन्यास लिखता है या कोई रचना का निर्माण करता है और ये रचनाएं पुस्तक के रूप में छपकर आती हैं। और ऐसी रचनाएं जिनके लिए रचनाकारों ने अपना जीवन समर्पित किया था, वह आंखों के सामने जो है धूं धूं जलते हुए अनस्तित्व में, अनस्तित्व मतलब जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं रहा है, जो नष्ट हो गई है, उस रूप में वह बदल दिया है। लेखक लिखते हैं कि यहाँ केवल पुस्तकें ही नहीं जली है, बल्कि इसके साथ ही कुछ बेहिसाब। संपादकीय में अकूत शब्द आया है। अकूत का अर्थ होता है बेहिसाब और अथाह मतलब जिसकी कोई थाह नहीं, जिसका कोई अंतिम छोर नहीं। तो इस पुस्तक मेले में पुस्तक नहीं जले हैं, बल्कि इसके साथ ही कुछ बेहिसाब अथाह ज्ञान, विज्ञान, विचार, कला, भाव, इतिहास, पुरातत्व, सभ्यता, समय और भीतर तक भर देने वाला कोई मर गया है। मतलब यहाँ केवल पुस्तकें नहीं भरी जलकर खाक हुई, मरी नहीं है। तो जो ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से आ रहा था, जो विज्ञान आ रहा था, जो विचार आ रहे थे, कलाएं आ रही थी, भाव
अभिव्यक्त हो रहे थे, इतिहास प्रस्तुत हो रहा था, पुरातत्व की कुछ पुस्तकें थी। ये सारी जो है हमें जो भीतर तक भर देने का सामर्थ्य रखती थी, वह सब कुछ जलकर खाक हो गई हैं, मर गई हैं। लेखक की दृष्टि से पुस्तक मेले के जल जाने से असंख्य लोगों का श्रम, उनकी साधना व्यर्थ हो गई है। अब ये पुस्तक का निर्माण मतलब बहुत कठिन कार्य होता है, उससे कई सारे लोगों का जुड़ाव होता है, वो जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहले तो लेखक पुस्तक का निर्माण करता है और उसके बाद कलाकार होते हैं, चिंतक होते हैं, श्रमिक होते हैं। पुस्तक छपने के पहले उसका प्रूफ रीडिंग करने वाले प्रूफ रीडर होते हैं, कंपोजिटर होते हैं, मशीन मैन होते हैं जो मशीन चलाते हैं। इनकी सारी श्रम साधना जो है इस आग में जल जाने के कारण जल निरर्थक सिद्ध हुई है। उनका श्रम, उनकी साधना व्यर्थ साबित हुई है। लेखक ने यह कल्पना की है कि जिस तरह से दक्ष के यज्ञ में सती का देह भस्म हो गया था, उसी तरह कोलकाता के पुस्तक मेले में पुस्तक भस्म हो गए हैं। लेखक ने इस घटना को बंगाल के दुर्दर्श मतलब भीषण अकाल, विभाजन की त्रासदी, हुगली जो नदी है बंगाल की में चढ़ते हुए बाढ़ के आक्रमण के समान इस पुस्तक मेले की आग की घटना को माना। सबसे पहले वह कथा जो आई है कि दक्ष जो सती का पिता था और सती जो थी वह भगवान शंकर महादेव जी की पत्नी थी, और दक्ष ने जो है एक यज्ञ आयोजित किया था और उस यज्ञ में शंकर को, भगवान महादेव को जो है बुलाया नहीं गया। इससे जो है यह अपने पति का अपमान है, यह समझकर सती उस यज्ञ में ही जो है भस्म हो जाती है, यज्ञ में अपने आप की आहुति देती है। ये जो कथा है, लेखक ने उस कथा से पुस्तक मेले के भस्म होने को जोड़ दिया है। ये लेखक के मन में कितनी वेदना हुई है, कितनी पीड़ा हुई है, कितना शोक, कितना दुख होने हुआ है, इसका यह उदाहरण है। प्रभाकर श्रोत्रिय जी ने तीसरे परिच्छेद में लिखते हैं कि आग की इस दुर्घटना को किसी ने भी महत्व नहीं दिया। जब यह आग लग गई तो जो खबरें छपकर आई हैं उस संदर्भ में अगला ये परिच्छेद है कि किसी ने भी इस दुर्घटना को महत्व नहीं दिया। लेखक का मन इस बात से भी व्यथित होता है कि जो आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, उस पर भी यह खबर अंतिम खबर के रूप में दिखाई दी। इतना बड़ा पुस्तक मेला, इतना विशाल पुस्तक मेला, जिसमें देश के ही नहीं विदेश कई सारे देशों के प्रतिनिधि जो शामिल थे, कई सारे पुस्तक विक्रेता, प्रकाशक थे, वो जलकर खाक हो गया। लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन पर इसकी खबर तो दिखाई दी गई, लेकिन खबर कहाँ थी? अंतिम खबर के रूप में थी। हमारी दृष्टि से पड़ोसी देश के चुनाव, स्थानीय नेताओं की नोकझोंक, कोई छोटा मोटा हादसा, इस तरह की जो खबरें होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पुस्तकों का जल जाना हमारे देश में कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रहा है। इस बात को लेखक ने जो है यहाँ प्रस्तुत किया है। लेखक इस मीडिया के रवैये से भी अपनी नाराजगी जताते हैं और लिखते हैं कि जब भोपाल गैस त्रासदी को इस देश में महत्व नहीं दिया गया, उस देश में पुस्तकों के जलने की खबर को कौन महत्व देगा। 1984 के आसपास जो है भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, गैस जो है छूटा था और जिसमें कई सारे लोग मर गए थे। उस खबर को हमारे देश में महत्व नहीं दिया गया, तो पुस्तकों के जलने को कौन महत्व देगा। इस तरह की एक व्यंग्यात्मक बात लेखक ने यहाँ कही है। जिस भोपाल गैस त्रासदी को देखकर, सुनकर विदेशी तक कांप गए थे, लेकिन हमारे देश के लोगों के लिए इस घटना पर इतने लोगों की मृत्यु के बाद भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी नसीब नहीं हुआ था।
मानो यह घटना किसी भूतपूर्व नेता की मृत्यु से भी छोटी हो। आप जानते हैं कि कभी अगर देश के प्रधानमंत्री या भूतपूर्व प्रधानमंत्री या कोई बड़ा नेता जब मृत्यु होता है तो उस दिन जो है राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, 1 दिन का या 3 दिन का। तो यहाँ पर इतनी बड़ी त्रासदी हो गई थी, इतनी बड़ी भोपाल में जो घटना हुई थी उस पर 1 दिन का भी राष्ट्रीय शोक नहीं मनाया गया, इतने सारे लोग मरकर भी। तो पुस्तकों की ओर कौन ध्यान देगा? इस तरह की एक व्यंग्यात्मक बात यहाँ प्रभाकर श्रोत्रिय जी ने लिखी है। प्रभाकर श्रोत्रिय जी लिखते हैं कि डबवाली में आगजनी की दुर्घटना में सैकड़ों बच्चे जलकर खाक हुए थे। डबवाली एक गांव जिसमें इसी तरह की आग की घटना हुई जिसमें सैकड़ों बच्चे मर गए थे। बारापदी में भी जो है इसी तरह की आग की दुर्घटना हुई, उसमें भी कई सारे शव जो है स्तूप बन गए थे या कई सारे लोग मर गए थे। लेखक सवाल पूछता है कि क्या यह स्थानीय दुर्घटनाएं हैं? आपने देखा होगा कि जब पत्रकारिता में सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर जो होती है उसे पहला स्थान दिया जाता है और जो स्थानीय गौण खबरें होती हैं उसको अंतिम स्थान दिया जाता है। तो इतनी बड़ी ये त्रासदियाँ हुई, इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, डबवाली की हो, बारापदी की हो या फिर ये पुस्तक मेले के जल जाने की, इनको अंतिम स्थान दिया गया है। मतलब शासन प्रशासन की दृष्टि से ये घटनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। लेखक का तात्पर्य है कि जब मनुष्य के जलकर मरने पर भी शासन और व्यवस्था जागरूक नहीं होती तो पुस्तकों के जलने पर उन पर क्या असर होगा? जब जिंदा मनुष्य जलता है तो इन पर असर नहीं होता, तो पुस्तकों के मरने से इन पर क्या असर होता होगा? ये एक कल्पना की है या एक व्यंग्य जो है हमारी शासन और प्रशासन पर किया गया है। किसी उदाहरण के जरिए उन्होंने बात कही है, आगे देखिए। किसी जीवित मनुष्य को जिसे पक्षाघात ना हुआ हो उसे अगर कोई सुई चुभो दे तो उसका शरीर झंझना उठता है, और अगर ऐसा ना हो तो क्या समझा जाए? मतलब जिस व्यक्ति को पक्षाघात हुआ है तो उसे सुई चुभो दो या तलवार चुभो दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे पक्षाघात नहीं हुआ या जिसे पैरालिसिस कहते हैं, पैरालिसिस नहीं हुआ है, उस व्यक्ति को सुई चुभो देने से भी शरीर झंझना उठता है। और अगर उसको पक्षाघात न हुआ हो फिर भी इतनी बड़ी दुर्घटना का उस पर कोई असर नहीं होता हो तो इससे क्या समझा जाए? लेखक कहना चाहते हैं कि संवेदनशीलता का जब ह्रास होता है, संवेदनशीलता जब नष्ट हो जाती है तो बड़ी सी बड़ी दुर्घटना का भी मनुष्य पर कोई असर नहीं होता है। और इसी बात की ओर लेखक ने यहाँ पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। एक घर की आह और कराह दूसरे घर में, एक प्रदेश की से दूसरे प्रदेश में यदि मामूली खबर बनकर वहाँ पर पहुँच जाए तो क्या समझा जाए? अगर एक घर में कुछ दुर्घटना हुई, एक घर में कोई रो रहा है, एक घर में कोई दुखी है और दूसरे घर में वो कहते हैं कि यह मामूली घटना है, एक प्रदेश में कुछ हुआ है तो दूसरे प्रदेश में कहना कि ये मामूली घटना है, तो इसका अर्थ यह होता है, लेखक का कहना है कि लोगों की संवेदनशीलता, लोगों की पर दुख कातरता की, दूसरों के दुख से दुखी होने की भावना जो है खत्म हो गई है, ऐसा कहा जाता है। लेखक के ये सवाल समाज, शासन व्यवस्था और मीडिया या जनसंचार माध्यम जिसे कहते हैं, उन माध्यमों की संवेदनहीनता को बेनकाब करते हैं। पुस्तकों के इस सामूहिक मरण को राजनीति और प्रशासन तंत्र केवल उचित संपत्ति का नुकसान मानता है और छोड़ देता है। शासन प्रशासन की दृष्टि से केवल आर्थिक नुकसान हुआ है, ऐसी बातें पुस्तक मेले जैसी घटना को लेकर कही जाती हैं। उनके लिए यह केवल तकनीकी शोक संदेश का मात्र पुर्जा है। पुर्जा मतलब अंग जिसे कहा जाता है, कि उनके लिए केवल शोक संदेश व्यक्त करो, अरे बहुत बुरा हुआ। यह देखकर लेखक प्रभाकर श्रोत्रिय जी का मन
शोक मग्न हो जाता है। और यही कारण है कि उन्होंने यहाँ इस संपादकीय को यह शीर्षक जो है दिया गया है। लेखक ने संपादकीय के चौथे परिच्छेद में 29 जनवरी 1997 में कोलकाता के पुस्तक मेले का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। लेखक ने लिखा है कि इसे पुस्तक मेला न कहना जो है कहा जाता है, लेकिन वो पुस्तक मेला नहीं कहना चाहते, बल्कि इसे पुस्तक उत्सव कहते हैं। वे कहते हैं कि बंगाल की संस्कृति पुस्तक प्रेमी सामूहिक संस्कृति है, और ये बंगाल की जो खासियत है उसे इस परिच्छेद में व्यक्त किया है। इस पुस्तक मेले का इतिवृत्त बताते समय लेखक ने लिखा है कि इस पुस्तक मेले का जो उद्घाटन है वह फ्रांस के अत्यंत प्रसिद्ध लेखक देरिदा ने किया था, और बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी ने जो है अपने स्वयं पर लिखी हुई पुस्तक इस मेले को तोहफे के रूप में दे दी थी। पुस्तक मेले की सजावट और सुंदरता हर साल से कुछ ज़्यादा ही जो है यहाँ पर की गई थी, ये भी वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। लेखक ने बंगाल की खासियत बताते समय यह भी लिखा है कि सुरुचि और सज्जा में बंगाल का कोई जवाब नहीं। सुरुचि मतलब खाने की चीज़ों को लेकर, और सज्जा मतलब सजावट को लेकर बंगाल का कोई जवाब नहीं है। बंगाली लोग पुस्तक प्रेमी होते हैं, ये उनकी खासियत है। बंगाल की तीसरी विशेषता बताते हुए लिखा है कि बंगाल में 2 ही उत्सव सबसे बड़े मनाए जाते हैं, और एक होता है जो सब लोग जानते हैं, दुर्गा पूजा, लेकिन दूसरा कोई नहीं जानता था आज तक, वह था पुस्तक मेला। ये 2 ही जो है बड़े आयोजन बंगाल में किए जाते हैं। पुस्तक मेले की खासियत उन्होंने बताई है कि बंगाल में जब पुस्तक मेला होता है तो पुस्तक मेले का टिकट लेने के लिए भी मील भर लंबी कतार लग जाती है, और भारत में केवल बंगाल में ही यह इस तरह की कतार देखी जाती है। और भीतर जाकर लोग तमाशा नहीं देखते हैं, बल्कि पुस्तकें खरीदते हैं, और बाहर निकलते समय सभी के पास किताबों की छोटी बड़ी थैलियाँ रहती हैं। इस संबंध में लेखक लिखते हैं कि किसी भी लेखक के लिए यह अत्यंत संतोषजनक और अभिमानजनक बात होती है कि इतने सारे लोग पुस्तक मेले में आए और वो पुस्तक खरीद कर ले जाएं। जिस तरह से किसी लोकप्रिय सिनेमा के टिकट के लिए खिड़की पर लंबी कतारें होती हैं, उसी प्रकार बंगाल में इस तरह मेले के लिए लंबी कतारें देखी जाती हैं। और यही कारण है कि इस आगजनी की घटना के कारण लेखक प्रभाकर श्रोत्रे जी को बहुत अधिक दुख होता है, बहुत अधिक पीड़ा होती है कि इतने सारे लोग इतने हर्ष उल्लास के साथ उपस्थित हुए, और ये पुस्तक मेला जिसका आनंद सभी लेना चाहते थे वह अचानक से जो है इस तरह से जल गया। इससे लेखक को बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। और एक विशेषता इसकी यह हम कह सकते हैं कि संपादकीय लेखक ने 5वें परिच्छेद में भारत की जो विविधता है और विशेषता है उसका उल्लेख करते हुए विदेशों के पीछे भागने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इस तरह का एक संदेश दिया है। उन्होंने लिखा है कि कवियों ने अपनी कविता लिखते समय जो है अपने ही देश के जो अनेक रूप हैं, सौंदर्य है, उसे ही चुन कर एक अद्वितीय रूप लावण्य की रचना जो है लिखनी चाहिए, निर्माण करनी चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने की है। ये कौन सी विविधता है, ये कौन से तत्व है भारत में छिपे हुए, तो उसका जिक्र उन्होंने आगे किया है कि वे कहते हैं कि कोलकाता से हम कला और ज्ञान की तृषा ले सकते हैं। तृषा मतलब तृष्णा, एक कला और ज्ञान निर्माण की जो तीव्र भावना है वह ले सकते हैं। मुंबई से हम गति और व्यवस्था ले सकते हैं। चेन्नई से हम सांस्कृतिक निष्ठा ले सकते हैं। बिहार से जुझारूपन ले सकते हैं, लड़ना संघर्ष करना ये ले सकते हैं। पंजाब से मस्ती ले सकते हैं। मालवा जो मध्य प्रदेश का प्रांत है, मालवा से हम सरलता ले सकते हैं। लखनऊ से नफासत नजाकत जिसे कहते हैं वह ले सकते हैं। बेंगलुरु से वास्तु
ले सकते हैं, वास्तु निर्माण की कला ले सकते हैं। प्रकृति से भी हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। प्रकृति में भी यहाँ विभिन्नता और सौंदर्य है। इस बात की ओर लेखक ने ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है कि हम हिमालय से एक उजलापन ले सकते हैं, निर्मलता ले सकते हैं, अड़िगता ले सकते हैं। कि आप अड़िग मत रहना मतलब दृढ़ रहना, अपने निर्णय पर दृढ़ रहना मतलब अड़िग रहना है। नदियों से हम निर्मलता में बिखरी धानी संपन्नता ले सकते हैं। कि नदियाँ क्या देती है हमें, तो एक निर्मलता का संदेश देती है। और धानी का अर्थ होता है हरियाली, तो हरियाली की एक संपन्नता ले सकते हैं। वनों से उन्मुक्त उदात्तता ले सकते हैं। भारत में वन जो है विस्तीर्ण रूप में फैले हुए हैं, उससे हम एक स्वतंत्रता और उदात्तता ले सकते हैं। यह सब कुछ बेहिसाब मिलाकर हम अत्यंत अद्वितीय रूप लावण्य की मूर्ति रख सकते हैं। मतलब हम एक अच्छे साहित्य का निर्माण जो है, इन सारी बातों को अगर अपने साहित्य में जगह ले तो निर्माण कर सकते हैं। इस तरह का संदेश हमने प्रभाकर श्रोत्रिय जी ने दिया है। उनका कहना है कि हम जो रचनाएं निर्माण कर रहे हैं वो विदेशों के पीछे जो है भागते हुए, विदेशों का अनुकरण करते हुए लेखन कर रहे हैं। ऐसा न करते हुए भारत की विविधता, भारत की विशेषता, भारत का सौंदर्य ध्यान में रखकर साहित्य का निर्माण करना चाहिए। इस तरह का एक संदेश इस परिच्छेद के माध्यम से, इस संपादकीय के माध्यम से लेखक ने दिया है। संपादकीय लेखक ने लिखा है कि देश के एक भाग से दूसरे भाग का रचनात्मक संबंध स्थापित करने की दृष्टि से सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक में से अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक मेले होते हैं। अगर हमें एक भाग से दूसरे भाग में एक रचनात्मक साहित्य के संदर्भ में, रचनात्मक मतलब साहित्य के संदर्भ में संबंध स्थापित करना है, तो हमें जो है इस तरह से एक पुस्तक मेलों का आयोजन करना चाहिए, न कि सांस्कृतिक धार्मिक मेलों का। लेखक संपादकीय में इस कमी को भी रेखांकित करते हैं कि इस पुस्तक मेले में एक तो बंगाल का मंडप दिखाई देता है अथवा विदेश का। पुस्तक मेले में कौन से कहाँ से प्रकाशक आए थे, एक तो बंगाल के प्रकाशक थे या फिर विदेशों के। लेखक ने इस बात को रेखांकित किया है कि इस मेले में भारतीय भाषाओं के मंडप का अभाव था। भारत में लगभग 17-18 भाषाएं हैं जिसका साहित्य बड़ा समृद्ध है, लेकिन अन्य भाषाओं का साहित्य जो है यहाँ पर उनके ना मंडप थे ना उनके स्टॉल थे। ये कमी लेखक को खलती है। ऐसा होना भारत जैसे बहुभाषी और विराट देश के लिए पुस्तक मेले के दृष्टि से विपरीत लगता है। कि भारत में अगर इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, उन भाषाओं में साहित्य लेखन होता है, तो उनके स्टॉल भी वहाँ प्रतिनिधि के रूप में होने चाहिए। इस तरह की बात लेखक ने की है और उस पर ये जो कमी है आयोजकों की ओर से रही है, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। संपादकीय लेखक इस वास्तविकता को भी स्वीकार करते हैं कि मान लो सभी देशी भाषाओं के मंडप वहाँ पर रखे गए और विदेशी भाषाओं के भी मंडप वहाँ पर अगर लगाए गए, तो देशी भाषाओं की को चमक दमक की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से ये बड़ा कठिन होगा, ये बड़ा खर्चीला काम होगा, परंतु उनके लिए जो है होने से भारत अपनी समग्रता में देखने के लिए मिलेगा। इस तरह की एक बात भी उन्होंने कही है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, अन्य भारतीय भाषाएं क्यों नहीं शामिल हो रही हैं, तो लेखक ने इसका कारण भी बताया है। लेखक लिखते हैं कि इस स्थिति के लिए आतिथेय के अनाग्रह और अनचाहत, अनाग्रह मतलब आग्रह न करना, आतिथेय मतलब जो आयोजक है वह किसी को बुलाते नहीं हैं और उनकी ना बुलाने की इच्छा है, और इसी वजह से वहाँ पर दक्षिण की भाषाएं, पश्चिम की भाषाएं, उत्तर की भाषाएं और यहाँ तक कि पूर्व की बंगला भाषा छोड़कर अन्य भाषाएं भी वहाँ पर, अन्य भाषाओं के भी पुस्तक मेले में प्रतिनिधित्व नहीं होता, उनके मंडप भी वहाँ दिखाई नहीं देते हैं। संपादकीय लेखक ने आगे लिखा है कि जिस तरह से बंगाल के कलकत्ता में एक छोटा भारत बसता है,
उसी तरह से अगर पुस्तक मेले में भी दिखाई देता तो कितना अच्छा दृश्य होता। कलकत्ता शहर आप लोगों को पता है, कलकत्ता में इस देश के हर एक राज्य का व्यक्ति आपको दिखाई देगा, इतना वह मिश्र जो है कल्चर वहाँ का है, संस्कृति वहाँ की है। तो अगर उस पुस्तक मेले में भी इस देश के हर राज्य का प्रतिनिधित्व होता तो लेखक ने कल्पना की है कि कितना अच्छा दृश्य होता। इससे कई सारे राज्यों को बंगाल से बहुत कुछ मिलेगा भी और बंगाल भी उनसे कुछ सीख सकता है। इस तरह की एक फायदे की बात जो है यहाँ लेखक ने कही है। इसलिए लेखक ने मेला आयोजकों को यह सलाह दी है कि इस पुस्तक मेले में प्रमुख भारतीय भाषाओं को एक एक मंडप निर्धारित क्यों नहीं किया जाता, सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये प्रतिनिधित्व की बात लेखक ने यहाँ पर की है। लेखक ने पुस्तक मेले संबंधी विसंगति को दर्शाते हुए कहा है कि अन्य प्रदेशों के प्रकाशक आए थे परंतु वे सभी अंग्रेजी भाषा के थे, मतलब अन्य भाषाएं नहीं थी, जैसे मराठी हो, गुजराती हो या जितनी तमिल भाषा हो, कन्नड़, इनके प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं थे। तो कुछ गिने चुने हिंदी के प्रकाशक थे, अधिक नहीं थे, गिने चुने हिंदी के प्रकाशक थे। यहाँ तक कि बांग्लादेश को अगर हम छोड़ दें तो कोई पड़ोसी देश वहाँ पर नहीं था। ये भी जो है एक कमी लेखक को उस पुस्तक मेले के संदर्भ में लगी है। दूर के देश के थे, अपनी चमक दमक के साथ थे, अन्य यूरोपीय देश के लोग थे, वहाँ के प्रकाशक थे, लेकिन देश के को नहीं थे। यहाँ तक कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भी मंडप वहाँ लगे थे, लेकिन पड़ोसी देश के बांग्लादेश को छोड़कर पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या नेपाल हो, भूटान हो, इन देशों का भी कोई प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं था। ये भी एक कमी जो है लेखक को इस मेले के संदर्भ में दिखाई देती है। लेखक ने इस सच्चाई को भी स्वीकार किया है कि सारे प्रदेश और दुनिया के सारे देश अगर वहाँ पर सम्मिलित हो जाते हैं तो भी आयोजकों की दृष्टि से ये कठिन होगा। लेकिन लेखक ने यह बात कही है कि भले ही सभी शामिल ना हो, लेकिन आयोजन में जो है एक व्यापक दृष्टि चाहिए और एक इच्छा चाहिए जिससे सभी को प्रतिनिधित्व जो है मिल सकता है। और ऐसी व्यापक दृष्टि और इच्छा न होने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो लेखक ने जिम्मेदारी भी जो है तय की है कि राजनीतिक मानसिकता को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं चाहती कि अन्य लोग, अन्य राज्य के प्रतिनिधि वहाँ पर शामिल हो। ये भी एक सच्चाई यहाँ पर उजागर कर दी गई है। संपादकीय के अगले परिच्छेद में पुस्तक मेले का चौथा दिन जो था वह किस तरह से एक दुर्दैवी दिन था या दुर्घटना से भरा हुआ था उसका वर्णन किया है कि चौथे दिन जो है सारा पुस्तक मेला आग की भेंट चढ़ गया। इसका विवेचन करते हुए लेखक ने लिखा है कि लोगों में क्या चर्चा थी और लोगों के मतानुसार बुक फेयर को फूड फेयर बना देने से यह परिणाम हुआ। क्या आपने कभी पुस्तक मेला अगर देखा होगा तो पुस्तकों के जैसे स्टॉल होते हैं, मंडप होते हैं, उसी तरह से बीच बीच में जो है आपको एक फूड स्टॉल भी होते हैं जहां पर लोग खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। तो बुक फेयर के अंदर कई सारे फूड फेयर जो है या फूड स्टॉल लगे हुए थे और वहाँ पर जो वो खाना बनाते थे, स्टोव पर खाना बनाते थे। और जो बीच में जो है ये दीवारें कुछ पक्की नहीं होती हैं, ये कपड़े की दीवार, बीच में जो है पर्दा होता है हर एक दुकान के बाद। तो इसलिए लेखक लिखते हैं कि उस स्टोव से पर्दे को आग लग गई और पर्दे की आग सारे पुस्तक मेले में फैल गई। इसलिए बुक फेयर को फूड फेयर में बना देने से यह परिणाम हुआ है। लेखक ने यह सत्य भी उद्घाटित किया है कि किसी भी दुर्घटना का कोई ना कोई कारण तो होता ही है और जिस पर दुर्घटना का सारा बोझ डाल दिया जाता है कि इसी कारण से ये दुर्घटना हुई। पुस्तक मेले में लगी आग को के संदर्भ में भी यही हुआ। आग स्टोव से लगी बताया जाता है, और लेकिन लेखक ने हर आग के पीछे स्टोव नहीं होता है, इस सच्चाई को भी यहाँ बेनकाब किया है। उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से लिखा है कि पारापदी में और डबवाली में वहाँ तो स्टोव नहीं था, लेकिन वहाँ ऐसी आग कैसे लग गई। तो ये जो शासन प्रशासन की जो खामियां हैं
जो त्रुटियां हैं उसे उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। संपादकीय लेखक ने लिखा है कि व्यवस्था द्वारा प्रतिरोधक उपायों को पुख्ता न करने की वजह से आगजनी की दुर्घटनाएं हुई। आग रोकने की जो उपाय होते हैं, जिसे प्रतिरोधक उपाय कहा जाता है, ये पुख्ता न होने से आगजनी की घटनाएं हो गई है। सभी दुर्घटनाओं के पीछे जो व्यवस्था होती है उनकी कर्तव्य के प्रति गैर जिम्मेदारी ही होती है, यह बात भी उन्होंने कही है। लेखक ने पुस्तक मेले के आयोजन और उसकी सुरक्षा के प्रति जो शासन प्रशासन में उदासीनता है उसे व्यक्त करते हुए लिखा है कि इतने बड़े मेले में सिर्फ एक दमकल रखी जाए, एक अग्निशमन दल का वह दमकल रखी गई थी और फिर वह भी वक्त पड़ने पर बेदम बिल्कुल काम में नहीं आई। इससे प्रशासन की उदासीनता का ही चेहरा दिखाई देता है। इस घटना के आधार पर लेखक ने लिखा है कि इसी कारण भोपाल हो, बारापदी हो, डबवाली हो, इन सारी घटनाएं ऐसी मानसिकता और ऐसी व्यवस्था के कारण ही हुई है। ये सच्चाई भी उन्होंने यहाँ खोल कर रख दी है। संपादकीय में आगे लेखक ने बढ़ती हुई जो हमारी देश की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के साथ त्वरित संवेदनशील यंत्रों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और भविष्य में विनाश की यह गति अर्थात ऐसी दुर्घटनाएं भी बढ़ती जाएगी, यह चेतावनी भी दी है। त्वरित मतलब बिल्कुल जो फटाक से काम करने वाले और संवेदनशील यंत्र जो है आए हैं, इससे जो है, लेकिन ये उपकरण चलाने के लिए जो कुशलता चाहिए वो कुशलता नहीं है। यह बात भी उन्होंने कही है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो लेखक ने लिखा है कि भारत जैसे विकासशील देश में एक से एक संवेदनशील उपकरण आज आयात किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें चलाने वालों की बुद्धि का उतना त्वरित और संवेद्य नहीं बनाया जा रहा है, उनको कुशल नहीं बनाया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। इस कारण यांत्रिकता से मनुष्य का यह संबंध विषम संबंध बन रहा है। मतलब यंत्र चलाने के लिए कुशल व्यक्ति चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, तत्पर व्यक्ति चाहिए। ऐसे व्यक्ति हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन यंत्र पर यंत्र लाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लेखक ने भविष्य में चेतावनी दी है कि क्या होगा, तो कई घातक परिणामों को जन्म हम दे सकते हैं। इस तरह की एक चेतावनी भी हमें इस संपादकीय में देखने के लिए मिलती है। संपादकीय के अगले परिच्छेद में ऐसी दुर्घटनाओं के लिए मनुष्य को जिम्मेदार ठहराते हुए बड़े और संवेदित उपकरणों से जुड़े मनुष्य के दिल और दिमाग में बड़ा और स्फूर्त होना चाहिए, परंतु मनुष्य आत्म केंद्री और औपचारिक है और ऐसी ही प्रवृत्ति वाले लोग शासन में प्रशासन में बैठे हैं और उनकी दृष्टि में जो है व्यापक दृष्टि नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है और सजीव चिंता नहीं दिखाई देती है। और यही कारण है कि ऐसे लोग ही इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह बात भी इस संपादकीय में हमें देखने के लिए मिलती है। वे आगे लिखते हैं कि बड़ी सोच और बड़ी संलग्नता से ही ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अगर हमारी सोच बड़ी है, अगर हमारी व्यापक दृष्टि है, हम अगर संवेदनशील हैं, अगर हम में सजीव चिंता है, अगर हम स्फूर्तिले हैं, अगर हमारा दिल और दिमाग दोनों बड़े हैं, तभी हम ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। परंतु जब आदमी अपनी ही हानि और लाभ के बारे में सोचता है, अपनी ही स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है, तो उसकी यह संकीर्ण मानसिकता, उसमें जो व्यापक दृष्टि का अभाव है, इन अभावों के कारण ऐसी दुर्घटनाएं निरंतर होती रहेगी। इस सच्चाई को भी उन्होंने इस संपादकीय में स्पष्ट रूप से कहा है। संपादकीय लेखक ने भविष्य के प्रति सावधान करते हुए लिखा है कि ऐसे प्रवृत्तियों के मनुष्य के शासन प्रशासन का परिणाम यही होगा कि, उन्होंने बड़ी मार्मिक बात यहाँ कही है, जब बड़ा जन समाज जल रहा होता है, पुस्तकें स्वाह होती है, जलते हुए बच्चे चीख रहे होते हैं,
और आग बुझाने के लिए खड़ी दमकलों में या तो ड्राइवर नहीं होता, या उसमें ईंधन नहीं होता, या वे खराब हो जाती है, या फिर अफसर या आग बुझाने वाले छुट्टी पर होते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी मंत्री के कार और काफिले जहां से गुजर रहे हैं, वहां गुजरते समय उनके निकल जाने के बाद दमकलें वहां से निकलती हैं, तब तक इंतजार करती हैं। और इतने समय में फिर पुस्तकें हो या मनुष्य हो या बच्चे हो जल जाते हैं। व्यवस्था की जो सच्चाई है, उस सच्चाई को लेखक ने अपने संपादकीय में अत्यंत मार्मिक ढंग से जो है प्रस्तुत किया है। आगे वो लिखते हैं कि लेखक प्रभाकर श्रोत्रिय जी ने लिखा है। प्रभाकर श्रोत्रिय जी, जैसा मैंने पहले ही कहा, एक संवेदनशील साहित्यकार हैं। इसी कारण वे मनुष्य को एक सामाजिक मनुष्य के रूप में देखना चाहते हैं कि मनुष्य कैसा हो तो वो सामाजिक मनुष्य हो, समाज के प्रति उसके मन में सहानुभूति हो, संवेदनशीलता हो, उसे कहा जाता है सामाजिक मनुष्य। लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जो वस्तुओं की विपुलता है, चीजें बन रही है देखिए, और विपुल प्रचंड मात्रा में चीजें बन रही हैं, इस विपुलता ने मनुष्य को पूरी तरह से घेर लिया है। कैसे कि हमारे घर में मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टैब चाहिए, मशीन, कपड़े धोने के लिए मशीन चाहिए, मिक्सर चाहिए, ग्राइंडर चाहिए, फ्रिज चाहिए। हर एक काम करने के लिए आज मशीन हमें चाहिए। मशीन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। और जब मनुष्य इस तरह से घेर लिया जाता है, तब क्या होता है, तो मनुष्य का और चीज के भीतर जो अंतर होता है, वो अंतर समाप्त हो जाता है। वस्तुओं के इस आत्यंतिक लोभ के कारण, मोह के कारण ही जब कोई दुर्घटना होती है, तो कई सारे गिरोह मनुष्य को नहीं देखते हैं। मान लो रेल दुर्घटना हुई, बस दुर्घटना हुई, कई सारे समूह वहां देखने के लिए चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन घायल हुआ है। घायल लोगों की देखने की बजाय वे लोग घायल लोगों की जेबें टटोलते हैं, उनकी अटैचियां टटोलते हैं। कोई इमारत गिरती है तो लोग, ये कितने लोग दब गए हैं, कितने लोग मर गए हैं, इसकी खबर नहीं आती है। आर्थिक नुकसान की बात आती है, कितने प्राण गए कोई नहीं पूछता। इसी मानसिकता को लेखक ने उद्घाटित करते हुए लिखा है कि जब ये इतना बड़ा पुस्तक मेला आयोजित किया गया था और ये ऐसी दुर्घटना हुई, तो उसे भी पैसों में आंका गया। और इसी कारण लेखक ने कहा है और यह सलाह भी दी है कि मनुष्यता का भविष्य अगर हमें सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रखने के लिए वस्तुओं को कम और मनुष्य को अधिक महत्व देना बहुत जरूरी है। और इसी से ही कोई भी मनुष्य एक सामाजिक मनुष्य बन सकता है। यह एक सच्चाई, एक सलाह, एक मार्गदर्शन करने वाली बात लेखक ने इस संपादक में हमें बताई है। संपादक के अगले परिच्छेद में लेखक ने बंगाल सरकार को जो है धन्यवाद भी दिया है। धन्यवाद देने का कारण क्या है, तो इतना बड़ा विशाल पुस्तक मेला था, विराट पुस्तक मेला था, वह चौथे दिन जलकर खाक हो जाता है। लेकिन इतना ही विशाल और पुष्पस्त जो हो चुका था, नष्ट हो चुका था, वह पुस्तक मेला फिर से केवल 4 दिन में ही खड़ा कर दिया। इसके लिए उन्होंने बंगाल सरकार को बधाई दी है, धन्यवाद दिया है। लेखक ने शासन के इस प्रयास को बंगाली पुस्तक प्रेमी के घाव पर मरहम लगाने का उपक्रम कहा है कि बंगाली लोग पुस्तक प्रेमी हैं और पुस्तक मेला जल जाने से उन पर घाव हुआ था, और फिर दूसरा जो है तुरंत खड़ा करना, ये लगभग मरहम लगाने जैसी बात है, ऐसा लेखक का कहना है। साथ ही लेखक ने इस नवनिर्माण के बीच आग की दुर्घटनाओं के निशान और लेखक, प्रकाशक, विक्रेता, पाठक की जो इस दुर्घटना के कारण एक उदासी थी, उसको भी यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और उनके जो आपस में जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को भी मार्मिकता से चित्रित किया गया है। यह भी इस संपादकीय की एक विशेषता हमें दिखाई देती है।
संपादकीय के अंतिम परिच्छेद में मनुष्य की किसी भी दुर्घटना से कुछ न सीखने की जो प्रवृत्ति है, दुर्घटनाओं से हम सीखते हैं, लेकिन कितने लोग सीखते हैं? 1 या 2 लोग सीखते हैं। लेकिन आम लोग जो है, जो अधिकतर लोग जो है, वह दुर्घटना से कुछ नहीं सीखते हैं। ये जो प्रवृत्ति है, इसी को अंकित करते हुए उसी पुस्तक मेले में जब नए सिरे से फिर से पुस्तक मेला प्रारंभ हुआ तो एक दृश्य का वर्णन उन्होंने किया है और भविष्य में फिर से हम किस तरह दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं, इस ओर संकेत दिया है। वो दृश्य कौन सा है कि एक पुस्तक के मंडप या पुस्तक के स्टॉल के पड़ोस में फूड स्टॉल लगा हुआ था। वहां पर स्टोव जल रहा था, स्टोव पर कढ़ाई रखी गई थी, कढ़ाई में तेल था और उसमें पकौड़ियाँ जो है तली जा रही थी। उस स्टोव में के और उस पर्दे के बीच में अधिक अंतर नहीं था। मतलब नई दुर्घटना के लिए वहाँ पर फिर भी बहुत कुछ अवसर है। इस तरह की बात लेखक ने की है। संपादकीय अत्यंत विस्तृत है, परंतु इससे पठनीयता और रोचकता में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इतना सारा संपादकीय पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष रूप में एक बात दिखाई देती है कि यह संपादकीय कम एक ललित निबंध जो है ज़्यादा लगता है। यह भी एक सच्चाई इस संदर्भ में हम कह सकते हैं। संपादकीय की जो भाषा है वह अत्यंत सहज, सरल, साहित्यिक हिंदी भाषा है। भाषा में आत्मीयता के साथ साथ व्यंग्यात्मकता भी हमें जगह जगह दिखाई देती है और यह अत्यंत मार्मिक संपादकीय है। कुल मिलाकर इस संपादकीय की जो निष्कर्ष रूप में बात क्या कह सकते हैं तो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, शासन और प्रशासन की जो उदासीनता है और उनकी जो अकर्मण्यता है, इस अकर्मण्यता को, उनकी उदासीनता को और मनुष्य की प्रवृत्ति को इस संपादकीय में खोलकर रख दिया है। तो इस संपादकीय पर इतना ही। फिर से हम नए वीडियो के माध्यम से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।